खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बड़ी खबर को लेकर। मध्य प्रदेश के चुनाव से जुड़ी यह खबर है। 13 नवंबर को बुधनी विजयपुर में उपचुनाव को लेकर वोटिंग के लिए आज रवाना होंगे मतदान दल। दोनों सीटों पर 5.31 लाख वोटर्स। विजयपुर सीट पर 2,54,817 मतदाता करेंगे वोट। बुधनी सीट पर 2,76,799 मतदाता। 2800 अधिकारियों कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। विजयपुर में 1,308 कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी। बुधनी में 1,452 कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी। विजयपुर में 327 मतदान केंद्र बनाए गए। तेरह नवंबर को मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी होती नजर आ रही हैं। वोटिंग के लिए रवाना होंगे मतदान दल। दोनों सीटों पर 5.31 लाख वोटर्स। विजयपुर सीट पर भी जोर शोर से प्रचार देखने को मिला और ड्यूटी संभालते नजर आ रहे हैं कर्मचारी अधिकारी। ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चैनल हेड। ऋषि जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की 2 सीटों को लेकर बात करें, विजयपुर और बुधनी उपचुनाव होना है 13 तारीख को। तैयारियां पूरी यहां पर होती दिखाई दे रही हैं। चुनावी घमासान भी इन दोनों सीटों को लेकर देखने को मिला। किस तरह आंका जाए इस चुनाव को? देखिए, दोनों चुनाव की परिस्थिति में हो रहा है। वो एक चुनाव विजयपुर का जो विधायक थे रामनिवास रावत जी उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने के कारण वहाँ उपचुनाव की नौबत आई है। और बुधनी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे, उनके लोकसभा प्रत्याशी बनने और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो सीट रिक्त हुई दोनों, इसलिए वहां पर भी चुनाव की नौबत आ रही है। इसमें से पहले पिछले चुनाव की यदि हम देखें तो पिछले बार एक सीट बीजेपी के पास थी और एक सीट कांग्रेस के पास है। कोशिश ये है बीजेपी की कि दोनों सीटें उसके पास आ जाएं। हालांकि विजयपुर की जो सीट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। जो मौजूदा प्रत्याशी भाजपा के रामनिवास रावत, जिन्हें चुनाव के बाद मोहन यादव मंत्रिमंडल में वन मंत्री का जिम्मेदारी दी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वो यहाँ से कांग्रेस उनको 8 बार चुनाव लड़ा चुकी है। कांग्रेस के बहुत ही कमिटेड नेता रहे हैं वो। और चूंकि अब वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, भाजपा ने उनकी जीत को अपने नाक का सवाल बना लिया है। उनके मुकाबले मुकेश मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। ये आदिवासी समाज से आते हैं। और विजयपुर की खासियत ये है कि विजयपुर में आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में आया शुरू से। करीब 60 लाख से ज्यादा 60,000 से ज्यादा वोटर है आदिवासी समाज का। तो इसमें ये सहरिया जाति से आते हैं, मुकेश मल्होत्रा है। और पिछली बार के चुनाव में ये निर्दलीय खड़े हो गए थे और इन्होंने अच्छा खासा वोट कबाड़ लिया था। तो अभी चूंकि स्वयं खुद चुनाव कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, कांग्रेस में पहली बार आए हैं वो भी, और इसलिए कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार सीताराम आदिवासी भी यहाँ से चुनाव जीतते रहे, बीजेपी की टिकट पे जीतते रहे। इस बार भी उन्होंने अपना दावा ठोका था, लेकिन उससे ठीक पहले, चुनाव ठीक पहले उन्हें सरकार ने एक पद देकर एडजस्ट कर लिया, तो वो प्रचार कर रहे हैं। पर ये चुनाव चूंकि रामनिवास रावत से ज्यादा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है और इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जहाँ तक बुधनी विधानसभा सीट की का सवाल है, बुधनी शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट है। 1990 से लगातार वो या उनके प्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो अभी भी शिवराज सिंह चौहान की ही पसंद के रमाकांत भार्गव को यहाँ से उम्मीदवारी दी गई है। उनके सामने राजकुमार पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। पटेल परिवार का यहाँ पर काफी दबदबा है, अच्छा असर है। उनके एक भाई देव कुमार पहले विधायक रह चुके हैं। जब शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा के सदस्य बने थे, तब वो इसमें एक बार चुनाव जीत चुके हैं उनके परिवार से। राजकुमार पटेल भी दूसरा तीसरा चुनाव बुधनी से लड़ रहे हैं। बुधनी उनके लिए परंपरागत सीट है।
इस बार वो अच्छी फाइट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी एकजुट है और चूंकि शिवराज सिंह चौहान उतना चुनाव प्रचार में ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि वो उनके पास झारखंड चुनाव का भी प्रभार था। झारखंड के चुनाव प्रभारी है वो, तो झारखंड में काफी व्यस्त रहे, लेकिन अंतिम 2 दिनों के लिए वे झारखंड छोड़ के बुधनी पे आ गए थे। रमाकांत भार्गव वो शख्स है जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा की सीट खाली की थी लोकसभा के लिए। हालांकि विदिशा की टिकट भी शिवराज सिंह चौहान ने ही उन्हें दिलवाया था। सुषमा स्वराज के चुनाव के मैदान से हटने के बाद उन्हें यह सीट मिली थी रमाकांत भार्गव को। तो रमाकांत भार्गव को इस तरीके से जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस के परिणाम स्वरूप उनको बुधनी में चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, बुधनी की जो सीट है, बुधनी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की पहचान है, तो बुधनी में काफी विकास भी हुआ है। बुधनी को उन्होंने पिछले कई सालों से प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। तमाम सारे सड़कों का वहाँ पे काफी काम हुआ है। औद्योगिक आसपास कई सारी बड़ी औद्योगिक इकाइयां आई है, चावल की बड़ी इकाइयां है, ये कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रियां काफी सारी आई है, वर्धमान है, महावीर है, ये काफी सारी इंडस्ट्रीज आई है। तो वहाँ पर ये सब समस्याएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी विकास को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, क्योंकि कांग्रेस को भी लग रहा है कि यदि इस बार बुधनी की सीट यदि वो नहीं लाते तो बुधनी परमानेंटली बीजेपी के पास चली जाएगी, जो कि ऑलरेडी है, बीजेपी के ही कब्जे की सीट है और लंबे समय से बीजेपी का इसके ऊपर एक अधिकार है। इस बार के चुनाव में लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय को पुश कर रहे थे टिकट के लिए, लेकिन बीजेपी नए दौर की बीजेपी में सब कुछ संभव नहीं हो सकता। इसके लिए कार्तिकेय को चुनाव मैदान से हटना पड़ा और एक पार्टी के कार्यकर्ता रमाकांत भार्गव जो कि सहकारिता, जिनका बैकग्राउंड सहकारिता का है, उनको टिकट दिया है। वहां पर भी आदिवासी वोट काफी है, 25,000 के करीब आदिवासी वोट है, जो कि शिवराज सिंह चौहान के साथ रहता आया है। जिस समाज से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, किरार, जिससे कि राजकुमार पटेल भी उसी समाज से है, उसका कोई बहुत ज्यादा वोटर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शुरू से कांग्रेस और बीजेपी की उसमें वो या तो राजपूत को टिकट देते हैं या किरार को वोट टिकट देते हैं। इस बार दोनों ही प्रत्याशी दोनों ही दलों में दोनों ही सीटों पर भीतरघात की आशंका से डरे हुए हैं। दोनों जगह बहुत सारे दूसरे उम्मीदवारों की भी आस जगी हुई थी, जिनको टिकट नहीं मिला, तो वो लोग नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, चुनाव प्रचार थम गया है। कल वोटिंग है, उसके बाद परिणाम आना है 23 तारीख को। अब सारी चीजें, चूंकि अब आखिरी दिन है आज प्रचार का, तब तो डोर टू डोर कैंपेन हो सकती है। लोगों तक फिर से पहुंचेगी दोनों पार्टियां, पर्ची के बहाने लोगों तक, मतदाताओं तक अपनी बात रखेगी और जिसका भी भाग्य प्रबल होगा उसके नाम पे कल ईवीएम कैद हो जाएगी। बिल्कुल, जनता के मन में क्या है तो खैर चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन ऋषि जी, जिस तरह से आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात करी बुधनी को सीट को लेकर, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है, शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता रहा है, विकास यहाँ पर जनता शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक अलग ही जो है मन में भाव रखती है, यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस इस बात को लेकर दम भर रही है ऋषि जी, कि न तो शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ा है और न ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चुनाव उस सीट से जीतना आसान है और अब ये बुधनी की जो जमीन है कांग्रेस की होने जा रही है, तो इस बात को, इस फैक्टर को किस तरह आंका जाए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जी लेकिन ये चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान के नाम पर ही हो रहा है। जी शिवराज सिंह चौहान बुधनी के प्रतिनिधि के नाते केंद्र में कृषि मंत्री हैं, एक महत्वपूर्ण दायित्व है उनके पास ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्रालय का, और वो उसी के नाते लोगों से वोट मांग रहे हैं। और चूंकि भले शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद है, लेकिन बुधनी भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है, तो वो इसके नाते, और चूंकि पहचान शिवराज सिंह चौहान की पहचान बुधनी से है, तो बुधनी की जनता से उनका भावनात्मक लगाव है और उसी लगाव के चलते वो अपनी वोट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस यद्यपि कोशिश में है कि वो इस बार बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान वाली जो दूरी है उसको और बड़ा कर दे, ताकि इसी सीट पर कब्जा कर सके, लेकिन कितना सफल हो पाती कांग्रेस ये तो परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल, पर दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास कलेक्टिव लीडरशिप का अभाव है। जो भी कुछ है, राजकुमार पटेल उनके परिवार के दम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और राजकुमार पटेल सक्षम
प्रत्याशी हैं और इस क्षेत्र में जितना शिवराज सिंह चौहान का घर घर में संपर्क है, उतना ही पटेल परिवार का भी घर घर में संपर्क है। वो भी पुराने यहाँ के असरदार लोग रहे हैं, पटेल परिवार भी। तो निश्चित तौर पे यदि राजकुमार पटेल का सीधा मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से होता तो चुनाव एक तरफा होता, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सामने नहीं है तो इसका कुछ फर्क तो पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये 23 तारीख के परिणाम ही बता पाएंगे। बिल्कुल। और हर विधानसभा क्षेत्र, हर चुनाव क्षेत्रों को लेकर बात करें तो ऋषि जी कहा जाता है कि सबका जो है नेचर अलग होता है, सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं, सबके मुद्दे अलग होते हैं और सभी जगहों की तासीर भी अलग होती है। लेकिन विजयपुर सीट को लेकर बात करें तो दोनों ही दल के लिए साख का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस सीट को छीनना चाहती है तो कांग्रेस अपनी इस सीट को बरकरार रखना है, मतलब दोनों के सामने चुनौतियां। लेकिन मुद्दों को लेकर अगर ऋषि जी बात करें तो विजयपुर सीट में कुपोषण एक बड़ा मुद्दा काफी दिनों से रहा है। इसके अलावा विकास नहीं होना, कांग्रेस इस बात को लेकर भी माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश करती रही। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि इससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे, कुपोषण, विकास ना होना, यह मुद्दा बनाना कहां तक उचित है, वो भी तब जब कांग्रेस के विधायक बीजेपी की टिकट से जो है चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, श्योपुर जिला है विजयपुर, तो वहां पर कुपोषण एक पूरी समस्या है और आज से नहीं, शुरू से है। अब इसमें कांग्रेस और बीजेपी से हटके देखे जाए हम तो अभी तक रामनिवास रावत कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं और अधिकांश समय उनका जब बीता है जब वो विपक्ष के विधायक रहे हैं। पहली बार उनको लंबे अरसे के बाद सत्ता पक्ष से में रहने का मौका मिल रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी ने यहाँ पे करोड़ों रुपए की विकास कार्य की घोषणाएं की है, लेकिन ये चुनाव विकास से ज्यादा बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के नारे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस जिस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रही है वो रामनिवास रावत का दल बदल करना। इन मौके पर जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट मानी जा रही थी मुरैना, जिस पर बड़ा फैक्टर थे रामनिवास रावत स्वयं। रामनिवास रावत ने बीच लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा के प्रत्याशी को समर्थन दिया और भाजपा की स्थितियां मजबूत हो गई। तो कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं वो टीस है कि उन्होंने बहुत गलत टाइम पर कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा का साथ दे दिया। तो उसका बदला लेने के लिए कांग्रेस बहुत एकजुट हो रही है, क्योंकि रामनिवास रावत किसी समय सिंधिया जी के बहुत करीबी थे। सिंधिया जी जब 2020 में अपने साथियों के साथ बीजेपी में आए तब रामनिवास रावत को भी उन्होंने ऑफर दिया था, लेकिन रामनिवास रावत ने उनका ऑफर ठुकरा दिया था कि इस आधार पर ठुकराया था कि वो निष्ठावान कांग्रेसी और कांग्रेस में ही रहेंगे। उसके बाद उनको प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का पद भी मिला और कांग्रेस में काफी सीनियर लेवल पर उनकी गिनती होती थी। सिंधिया जी के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार था। सिंधिया जी के मन में भी इस बात को लेकर कहीं एक चोट है और इसलिए वो इस चुनाव में विजयपुर में उतना ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस इस चीज को भी भुना रही है। कांग्रेस ने जिस तरीके से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है, सीधा गणित है कि वो सारा जो आदिवासी वोटर है वो उसके झोली में आ जाए और चुनाव की दिशा बदल जाए। विकास जरूरी मुद्दा है, कुपोषण एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन सबसे हटके क्योंकि ये मुद्दे हर चुनाव में आते हैं। अब अभी जो मुद्दा है वो टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि पांडे जी तमाम बात के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखें 2 सीटों पर, विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो है यहाँ पर होती नजर आ रही हैं, चाहे निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां हो या फिर सियासी दलों की तरफ से तैयारियां हो। मतदाताओं को अपील की जा रही है कि इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चुनावी घमासान देखने को का भरपूर तरीके से दिखाई दिया, चुनावी भोंपू थम चुका है। सिर्फ जो है 13 तारीख को लेकर बात करें, इसको लेकर मतदान होना है। हालांकि देखने वाली बात होगी, एक तरफ मुद्दों की गर्माहट है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप के बीच कहीं ना कहीं दावे को लेकर आत्मविश्वास भी नजर आ रहा है। लेकिन जब 23 नवंबर को इन दोनों सीटों की मतगणना होगी कि उसके बाद जो नतीजे घोषित किए जाएंगे, जनता ने किसको चुना है ये तो खैर चुनाव नतीजे ही बताएंगे।